मैंने कहा था संपूर्ण क्रांति के भाग 2 में क्या लाऊंगा, सब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर लाऊंगा। तो चलिए क्वेश्चन को समझते हैं, उसके बाद उत्तर लिखते हैं। कहते हैं कि आंदोलन के नेतृत्व के संबंध में जयप्रकाश नारायण के क्या विचार थे। जब आंदोलन कर रहे थे जयप्रकाश नारायण जी ने कहा था कि मैं सबका सुनूंगा, सलाह सबका लूंगा, लेकिन फैसला मेरा होगा। आंदोलन का नेतृत्व को वह किस शर्त पे स्वीकार करते हैं। आंदोलन का नेतृत्व इस शर्त पे स्वीकार किए थे कि यदि मुझे सामने खड़ा करके, यानी मुझे कोई नायक बना करके आंदोलन का नेतृत्व करने के लिए कर देगा, लेकिन मुझे पीछे से कहेगा कि जयप्रकाश तुम्हें यह करना है, तो मैं कर नेतृत्व छोड़ दूंगा। यही बात कहता है, तो उसी को लिखना है। उत्तर आंदोलन के नेतृत्व के संबंध में जयप्रकाश नारायण के क्या विचार थे। तो विचार थे मैं बात सबका सुनूंगा, मैं बात सबका सुनूंगा, लेकिन फैसला मेरा होगा। आंदोलन का नेतृत्व वह किस शर्त पे स्वीकार करते हैं। तो आंदोलन का नेतृत्व आ गया इनवर्टेड कोमा बंद। आंदोलन का नेतृत्व वह किस शर्त पे स्वीकार करते हैं। तो आंदोलन का नेतृत्व वह आंदोलन की नेतृत्व करने से पहले वह कहता है, करने से पहले वह कहता है कि मुझे आंदोलन का नेता चुनकर पीछे से कोई मुझे सलाह देगा तो मैं कल आंदोलन छोड़ दूंगा। इसी शर्त पे स्वीकार किए तो सब मान गए थे कि आपको जब हम नेता बनाएंगे तो हम पीछे से कोई बात नहीं करेंगे, फैसला आपके हाथ में, आप जो कहिए वही करेंगे। अब चलिए मेरा क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 2 में है जयप्रकाश नारायण के छात्र जीवन और अमेरिका प्रवास का परिचय दें। क्वेश्चन नंबर 2 में है जयप्रकाश नारायण
के छात्र जीवन एवं अमेरिका प्रवास, छात्र जीवन एवं अमेरिका प्रवास का परिचय दे। इस अवधि में कौन सी बात आपको प्रभावित करती है? अमेरिका छात्र एवं अमेरिका प्रवास का परिचय दे या वर्णन करे। परिचय दे। और इसके आगे है कि इस अवधि में आपको कौन सा बात प्रभावित करते हैं। तो उतना कोई लिखने की जरूरत नहीं। तो आगे चलिए इसी को समझते हैं। हम लिखेंगे क्या है, जयप्रकाश नारायण के छात्र जीवन में अमेरिका प्रवास का वर्णन करें। तो जयप्रकाश नारायण छात्र जीवन में कारखानों में काम किया जहाँ पे जानवर मारे जाते थे। शूज एंड पार्लर में काम किया जहाँ पे जूता साफ किया जाते थे। होटल में काम किया। तो इसी सब बात को लिख देना है। जयप्रकाश नारायण के छात्र जीवन का परिचय दे। शुरू में लिखना है जयप्रकाश नारायण। देखिए जयप्रकाश नारायण की पत्नी का नाम यदि याद नहीं रहेगा तो जयप्रकाश नारायण इतना पत्नी से प्रेम करते थे कि वो अपने नाम में पत्नी का नाम लगा दिए थे। तो प्र से क्या हो जाएगा, प्रभावती देवी। उसके पत्नी का क्या नाम थे, प्रभावती देवी। और बचपन का क्या नाम थे, तो जयप्रकाश नारायण बचपन में कहते थे बजाओ लोग ढोलक। तो बस हो जाएगा आपका बाउल बजाओ, और बजाओ लोग ढोलक। तो जो से हो जाएगा बजाओ में जो आता है तो जो से हो जाएगा जेपी। बजाओ लोग, तो लोग से क्या हो जाएगा लोकनायक। तो प्रसिद्ध होने को लोकनायक कहलाए थे। उससे पहले जेपी कहलाए थे बड़े होने पर। और बचपन का नाम थे उसका बाउल। तो ये क्वेश्चन एग्जाम में बार बार आता है कि जयप्रकाश नारायण के बचपन का क्या नाम थे, तो बाउल। तो चलिए जयप्रकाश नारायण के छात्र जीवन एवं अमेरिका प्रवास का वर्णन करें। तो छात्र जीवन बहुत ही दुखमय, बहुत ही दुखमय से बहुत ही दुखमय में गुजरा। फुल स्टॉप। अमेरिका प्रवास के परिचय दें। अमेरिका प्रवास के दौरान अमेरिका प्रवास के दौरान उन्होंने जूते साफ किए, होटल में काम किए, होटल में काम किए तथा कारखानों में भी काम किए। यहाँ पे जानवर मारे जाते फेंक दिया जाता था, उस कारखानों में भी काम किए ताकि रूम का किराया और पढ़ने के लिए कुछ रुपया इकट्ठा हो जाए। चलिए हमारा 3 नंबर का प्रश्न क्या कहते हैं उसको समझते हैं। जयप्रकाश नारायण कम्युनिस्ट पार्टी में क्यों नहीं शामिल हुए। तो जयप्रकाश नारायण ने कम्युनिस्ट पार्टी में इसीलिए शामिल नहीं हुए क्योंकि उन्होंने मार्क्सवादी से सीखा था। अमेरिका में जो गुलाम देश में कम्युनिस्ट पार्टी में
खड़ा करके देश को आज़ाद नहीं किया जा सकता है, इसीलिए शामिल नहीं हुए। लिख देना है इसको, उत्तर में इसी को लिखना है। जयप्रकाश नारायण अमेरिका में छात्र आंदोलन, अमेरिका में जयप्रकाश नारायण अमेरिका में छात्र जीवन के दौरान उन्होंने मार्क्सवादी विचारधारा से सीखा था। मार्क्सवादी विचारधारा से सीखा था कि जो देश गुलाम है वहाँ के लोगों को कम्युनिस्ट पार्टी में शामिल वहाँ के लोगों को कम्युनिस्ट पार्टी में शामिल होकर हरगिज नहीं आज़ादी मिलेगा। इसीलिए उन्होंने कौन, तो जयप्रकाश नारायण ने कम्युनिस्ट पार्टी में शामिल नहीं हुए। कम्युनिस्ट पार्टी में शामिल नहीं हुए। तो चलिए हम क्वेश्चन नंबर 4 पे जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 4 में बोल रहा है कि बापू और नेहरू के किस विशेषता का उल्लेख जेपी ने अपने भाषण में किया? बापू और नेहरू के किस विशेषता का उल्लेख जेपी ने अपने भाषण में किया? चलिए इसको समझते हैं। और जो हमारे इससे पहले भाग 2 संपूर्ण क्रांति का देख लिया होगा उसको तो अच्छे से समझ में आ रही होगी, लेकिन जिसे नहीं देखा जाकर कृपया देख लीजिए। उसको समझने के बाद आपको कोई रटने की जरूरत नहीं है, 1 से 2 बार देखिएगा, आपको सारा जो है ऑब्जेक्टिव समझ में आ जाएगा। तो चलिए इस क्वेश्चन को समझते हैं। बापू और नेहरू के किस विशेषता का उल्लेख जेपी ने अपने भाषण में किया? तो बापू के बारे में कहा कि बापू को हम जब समझाते थे कि बापू हम हिंसा के रास्ते पे चलेंगे, क्योंकि क्रांति करेंगे, क्रांति करके ही हमें आज़ादी मिल सकती है। हम जो है अंग्रेज को बहुत प्रेम से कहे हैं अब हमें आज़ादी नहीं मिलने वाली है। तो बापू प्यार से बुलाते थे और समझाते थे, हमारे बातों को कभी बुरा नहीं मानते थे।
बापू बहुत अच्छे लोग थे। और जवाहरलाल नेहरू के बारे में कहा था, ये नेहरू यानी जवाहरलाल नेहरू के बारे में कहा था कि जवाहरलाल नेहरू को हम बड़े भाई की तरह मानते हैं, वह भी हमें बहुत मानते हैं, लेकिन वह थोड़ा गुस्सा गए थे जब मैंने पटना फायरिंग के मामले पर बोला था, हमसे ज़्यादा निराश हो गए थे। लेकिन देश के मामले में उससे तो थोड़ा सा थी, लेकिन राष्ट्र के मामले में जब एक दूसरे देश के बात आ जाए तो उससे हम ज़्यादा गंभीरता है, उससे हमें ज़्यादा दुख है, क्योंकि चीन ने धोखा दिया है और विश्वास करते थे चीन पे। तो हम खुले कह दे जवाहरलाल नेहरू को, जो आप जो है सपोर्ट में उतना दोस्ती चीन से मत कीजिए। यही सब सारा बात को लिख देना है। तो चलिए लिखते हैं, आप समझ जाइएगा तो क्वेश्चन अपनों से बना सकते हैं, और बहुत ही सरल भाषा में। ऐसा आपको गैस पेपर, मॉडल पेपर और नोट में कहीं भी नहीं, अक्सर नहीं मिलेगा। ऐसा आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, और जो नहीं समझ रहे हैं जाकर के मेरा भाग 2 आइए संपूर्ण क्रांति का, भाग 1 जाकर के देख लीजिए, और सारे वीडियो का भाग 1 भाग 2। कविता में फिर जो मैं पढ़ाऊंगा तो उसमें एक ही में सारा चीज़, लेखक, कवि परिचय और कविता और प्रश्नोत्तर कर देंगे, क्योंकि वहाँ शॉर्ट होता है। इस वीडियो में यह लंबा हो जाएगा, कहानी यार बहुत सारे लंबा होते हैं, इसीलिए। चलिए, बापू और नेहरू की विशेषता को ले जेपी ने अपने भाषण में क्या उत्तर। बापू के बारे में जेपी ने कहा कि बापू हमारे बातों को, कौन बापू? तो महात्मा गांधी। बापू हमारे बातों को कभी बुरा नहीं मानते थे, हमें वह बुलाकर प्यार से समझाते थे, अब चलिए आगे क्या है, नेहरू के किस विशेषता को लेकर क्या है। अब देखिए नेहरू के बारे में क्या कहा, जबकि नेहरू जी से देश के मामले में कोई दिक्कत नहीं थी, कोई दिक्कत या परेशानियां नहीं थे, परंतु चीन के मामले में नेहरू से हमें बहुत दिक्कत हुई। और आगे चल करके चीन ने ऐसा नेहरू को धोखा दिया जो सपना में भी नहीं सोचे थे। अब चलिए, इसी भाषण के दौरान जयप्रकाश नारायण नेहरू के बारे में यही कहा था। अब चलिए व्याख्या करने में चलते हैं।
चलिए हम 5 नंबर ये क्वेश्चन को समझते हैं कि भ्रष्टाचार की जड़ क्या है, इसे दूर करने के लिए आप क्या सुझाव देंगे। तो समझिए पहले भ्रष्टाचार की जड़ जयप्रकाश नारायण ने किसे कहा था। तो जयप्रकाश नारायण ने अपने भाषण के दौरान पटना के गांधी मैदान में 5 जून 1974 ईस्वी को कहा था कि भ्रष्टाचार की जड़ चुनाव का खर्चा है और चुनाव का खर्चा को कम किया जाए ताकि गरीब किसान गरीब उम्मीदवार भी खड़ा हो सके और उसकी सरकार बन सके जो अपने अंकुश लगाएगा आगे चल करके सरकार पे। और सरकार यदि गलत नीतियां करेगा तब तो इसी को लिख देना है इसमें। भ्रष्टाचार की जड़ क्या है। और इसमें ढेर सारा प्रश्न है लेकिन मैं वही प्रश्न पढ़ा रहा हूँ जो आपके एग्जाम से इम्पोर्टेंट है, एग्जाम में आता ही आता है। यदि इस चैप्टर से आएगा तो जो मैं पढ़ा रहा हूँ इसी से क्वेश्चन आएगा, बाद में भी देख लीजिएगा। यदि नहीं विश्वास है इससे पिछले वर्ष का क्वेश्चन आप उल्टा करके जरूर देख लीजिएगा। भ्रष्टाचार की जड़ चुनाव का खर्चा है। जिसे भाषण के दौरान इसे अच्छा से लिख देते हैं, अच्छा लगेगा। जिसे पटना में 5 जून 1974 ईस्वी को भाषण के दौरान जयप्रकाश नारायण ने कहा था कि चुनाव का खर्चा कम किया जाए ताकि गरीब उम्मीदवार भी खड़ा हो सके। ताकि गरीब उम्मीदवार भी क्या हो सके, खड़ा हो सके। और सरकार की गलत नीतियों पर अंकुश लगा सके। देखिए इसमें समझने वाली बात है। जैसे मान लीजिए हमारे क्षेत्र से विधान या सांसद बन के जाएगा तो सांसद क्या लोकसभा में बैठेगा और विधानसभा में क्या बैठेगा, हमारे विधायक बैठेगा। तो जाएगा यहाँ से उम्मीदवार बन के जाएगा तब ना गरीब के लिए लड़ेगा। हम तो यहाँ से डायरेक्ट सरकार से लड़ नहीं सकते हैं, तो वही बात कर रहे हैं। तो चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अब व्याख्या करें जो 5 मार्क का हमारे एग्जाम में पूछा जाता है उस पर हम चलिए चर्चा करते हैं। और सारे वीडियो पे चर्चा करूँगा, गद्यांश कैसे रहते हैं, पत्र लेखन कैसा रहता है, संक्षेपण कैसा रहता है, हमारे हर एक वीडियो को देखिएगा। तो चलिए अब मैं चलता हूँ 6 नंबर के क्वेश्चन को पे व्याख्या। हमारा 6 नंबर का क्वेश्चन का ये क हुआ और ख, इसके बाद लास्ट क्वेश्चन ख होगा, इसके बाद ये वीडियो समाप्त हो जाएगा। चलिए, अगर कोई डेमोक्रेसी का दुश्मन है तो वे लोग हैं जो जनता के शांतिमय कार्यक्रम में बाधा डालते हैं, उनकी गिरफ्तारियां कराते हैं, उन पर लाठी चलाते हैं। जब पटना के गांधी मैदान में 5 जून 1974 ईस्वी को जयप्रकाश नारायण भाषण दे रहे थे तो उसी समय दूर दूर से लोग कोई बस पे, कोई ट्रक पे, कोई अपना डीजल भरा करके
गांधी मैदान जा रहे थे तो जगह जगह पर ट्रेनों को रोका गया, बस को रोका गया, कई लोगों तो पैदल चलने शुरू कर दिया था, जगह जगह पर पे गोलियां चलाई गई, गिरफ्तारियां किया गया। तो ये सब को लिख देना है व्याख्या करने में, लेकिन व्याख्या करने से पहले इसका हेडलाइन लिखना पड़ेगा जो हमारे व्याख्या करने का क्या है, नियम को फॉलो करता है। तो चलिए हेडलाइन कैसे लिखेंगे और इसका विश्लेषण कैसे करेंगे। आप हमारे इससे पिछले वाला वीडियो देख लिए होंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कैसे विश्लेषण करेंगे। नहीं देखे हैं तो जा करके देख लीजिए, और नहीं देखे हैं तो यहाँ पे भी समझ में आ जाएगा। लेकिन बेटर होगा कि आप हमारे सारे वीडियो को देखिएगा तो समझ में पूरा का पूरा आपका हर एक वीडियो मतलब कि हिंदी आपका पूरा क्लियर हो जाएगा, अच्छा समझ में आ जाएगा। तो चलिए उत्तर लिखते हैं। प्रस्तुत क्या है हमारा गद्यांश है, गद भाग का है ना अंश, ये किसी को लिखेंगे गद्यांश, पद भाग के अंश को पद्यांश कहा जाता है। तो प्रस्तुत गद्यांश हमारे पाठ्य पुस्तक दिगंत भाग 2 में किसके द्वारा लिखा गया है, जयप्रकाश नारायण के द्वारा। दिगंत भाग 2 में जयप्रकाश नारायण के द्वारा लिखा गया शीर्षक का क्या नाम है, संपूर्ण क्रांति। शीर्षक संपूर्ण क्रांति। संपूर्ण क्रांति की विधा क्या है, भाषण। संपूर्ण क्रांति भाषण से ली गई है। चलिए हो गया। अब देखिए हम क्वेश्चन का व्याख्या करना। अगर कोई डेमोक्रेसी का दुश्मन है तो देखिए जैसे आपको समझाए वही हूबहू लिखेंगे। तो जब देश के विभिन्न राज्यों से छात्र नौजवान एवं किसान लोग 5 जून 1974 ईस्वी को पटना के गांधी मैदान में भाषण सुनने के लिए क्या, तो ट्रक, बस, रेलगाड़ी, पैदल इत्यादि साधनों के द्वारा। सब जिसके पास जैसा साधन था उसके अनुसार जा रहा था। कोई डीजल लेकर भी जा रहा था अपने से। रेलगाड़ी, पैदल इत्यादि के माध्यम से क्या है, जब देश के विभिन्न राज्यों छात्र नौजवान
एवं किसान लोग 5 जून 1974 को पटना के गांधी मैदान में भाषण सुनने के लिए ट्रक, बस, रेलगाड़ी, पैदल इत्यादि के माध्यम से आ रहा था तो उन पर कुछ विपक्षी या भ्रष्टाचारी नेताओं व सरकार के द्वारा लाठियां चलाई गई, जेल में डाले गए, गोलियां चलाई, लाठियां चलाई गई, जेल में डाले गए, गिरफ्तारियां करवाई। अब देखिए, आपको क्वेश्चन ज़्यादा याद नहीं है, भाषण आपका इतना बुक में से याद नहीं है, इसी का लास्ट में विश्लेषण कर दिया, वो नहीं उतारिए, विश्लेषण कुछ ना कुछ अर्थ बदल के कर लीजिएगा। तो देखिए, हम भी ये करेंगे लेकिन अर्थ इसका बदल लेंगे। अगर कोई डेमोक्रेसी का दुश्मन है तो वे लोग हैं जिससे जो जनता के शांति कार्यक्रम में बाधा डालते हैं, उनकी गिरफ्तारियां करते हैं, उन पर लाठियां चलाते हैं। इसीलिए लिख देंगे, इसीलिए जेपी कहते हैं कि अगर कोई डेमोक्रेसी का दुश्मन है, अगर कोई डेमोक्रेसी इंग्लिश शब्द है, इसका हिंदी लोकतंत्र होता है। अगर जेपी कहते हैं कि अगर कोई डेमोक्रेसी का दुश्मन है, तो वे लोग हैं जो जनता पर लाठियां चलाते हैं, गिरफ्तारियां करवाते हैं। चलिए, मेरा 5 मार्क का क्वेश्चन क्लियर हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 पे चलता है कि व्यक्ति से नहीं, हमें नीतियों से झगड़ा है, कार्यों से झगड़ा है, सिद्धांतों से झगड़ा है। किसने कहा? जयप्रकाश नारायण ने कहा। जयप्रकाश नारायण के जब पुराने मित्र ने सोचा कि इंदिरा गांधी की सरकार और जयप्रकाश नारायण में मेल मिलाप हो जाए, तो जयप्रकाश नारायण ने कहा, मित्रों, हमें किसी के व्यक्तित्व से हमें झगड़ा नहीं, उनके कार्यों से झगड़ा है, उनकी नीतियों से झगड़ा है, हमें किसी खास व्यक्ति से झगड़ा नहीं है। तो हमारे हेडलाइन यही रहेगा, और हर एक चैप्टर का हेडलाइन यही रहता है, सिर्फ यहाँ पे लेखक का नाम बदलता है और शीर्षक का नाम बदलता है, और विधायक क्या है वह बदलता है। विधायक याद है तो लिख दीजिएगा, याद नहीं होगा तो कोई बात नहीं। तो चलिए इसका विश्लेषण करते हैं। जब जेपी के पुराने मित्रों ने सोचा कि इंदिरा गांधी की सरकार इंदिरा गांधी व जयप्रकाश नारायण में, इसका 4 नाम है जयप्रकाश नारायण के। इस चैप्टर में देखिए, जयप्रकाश नारायण, जेपी, बाउल और लोकनायक।
तो पूरे बुक में 4 नाम एक ही व्यक्ति का मिलेगा जो जयप्रकाश नारायण है। और बचपन का नाम क्या था, बाउल याद रखिएगा, पूछता है। जब जेपी के पुराने मित्रों ने सोचा कि इंदिरा गांधी और जयप्रकाश नारायण के बीच मेल मिलाप हो जाए तो जयप्रकाश नारायण ने कहा, या उन्होंने देखते हैं, बार बार जयप्रकाश नारायण लिखना अच्छा नहीं लगता है। उन्होंने कहा मित्रों, हमें किसी खास व्यक्ति से झगड़ा नहीं है। हमें तो उनके नीतियों, कार्यों और सिद्धांतों से झगड़ा है। जो काम गलत होंगे मैं उसका विरोध करूंगा, अपने अकल के मुताबिक क्या करूंगा, अकल के मुताबिक विरोध करूंगा, अपने अकल के मुताबिक। तो आप जितने भी सब्जेक्टिव क्वेश्चन मैंने समझा करके लिखाया है, तो आप सभी सब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर को अच्छा से लिख लीजिएगा। और पाठ भाग 1 में जो है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर, जिसमें लेखक परिचय बताया उसमें ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर अच्छा से वहाँ पे बना करके लिख लीजिएगा। और इससे नेक्स्ट वीडियो जो होगा, क्योंकि ये भारी हो जाएगा, आप हर एक चैप्टर का जो एक ही बार लिखिएगा तो बहुत भारी हो जाएगा। इसीलिए जिस चैप्टर का आप वीडियो देखते हो उस चैप्टर का पहले प्रश्न उत्तर समझ करके लिख लीजिए। अब नेक्स्ट चैप्टर जो लाऊंगा अर्धनारीश्वर, जो भगवान शिव और राधा पार्वती का मूर्ति आप लोग देखे होंगे, उसी का नाम है अर्धनारीश्वर। और अर्धनारीश्वर लिखा है रामधारी सिंह दिनकर। और उसमें क्या कहा गया है, बहुत ही आसानी भाषा समझेंगे जिस तरह से इसको समझा है कि अर्धनारीश्वर क्यों कहा गया, अर्धनारीश्वर मूर्ति का नाम क्यों रखा गया है। तो इसी तरह हम अगला चैप्टर को बहुत ही सरल भाषा में समझेंगे। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। आई होप आप समझ गए होंगे। जय हिंद।